Assalamualaikum all students, hope you are all doing well. Today we are going to discuss our topic which is about production. Previously हमने जो है प्रोडक्शन का एक पार्ट कर लिया था, अभी प्रोडक्शन का ही चैप्टर कंटिन्यू है, उसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स को आज हम कवर कर लेंगे। जी, तो हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रह गए, तो हम कर लेते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या है? अच्छा, इन इकोनॉमिक्स हम जैसे जैसे फर्म, अगर कोई फर्म एक छोटे लेवल पे प्रोडक्शन कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कार की प्रोडक्शन कर रही है, कार बनाती है वो कंपनी, ठीक है, तो क्या होगा जब वो एक कार प्रोड्यूस कर रही है तो उसको ज़्यादा जो है कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वो अपना आउटपुट इंक्रीज करेगी तो उसकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कार प्रोडक्शन करनी है, आपने कार बना रहे हैं आप, ठीक है, तो आपने एक जगह रेंट पे ली हुई है, फॉर एग्जाम्पल उसका रेंट है 50,000 रुपीज़, ठीक, तो आप एक कार बनाएं या 10 कार बनाएं या 10 लाख कार बनाएं, आपने उसका रेंट जो है वो 50,000 पे करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर के लिए। तो आप एक कार बनाएंगे, जाहिर सी बात है आप 50,000 रुपीज़ रेंट भी दे रहे हैं और सिर्फ एक कार बना रहे हैं, उससे आप कितने आप प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो वो रेंट आपके लिए बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, बहुत ही मिनिमम रेट लगेंगे आपको, बहुत ही चीपर रेट लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ग्राफ में भी देख लें कि जब आप क्यू आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कार बना रहे हैं, तो आपको उतनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने अपनी क्वांटिटी कार की इंक्रीज की, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट के फ़ौरन से डिक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आप कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो होगी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी एक सर्टेन लेवल पर, ठीक है। तो ये क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, कि मतलब कि देखा जाता है कि एक फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्शन को किस तरीके से मैनेज कर रही है, अगर स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन से लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में एंटर होती है तो उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन किस तरीके से डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, अब ये जितने भी हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा के पीछे से ग्राफ हमने देखा, तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है वो इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, जब वो जैसे जैसे अपने प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं तो वैसे वैसे उनका जो है कॉस्ट पर आउटपुट जो है वो पर यूनिट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल की टाइप्स कितनी हैं। दो टाइप्स हैं इसकी, इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है। कुछ फैक्टर जो हैं वो देखिए, अब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कार बना रहे हैं अब कुछ जो है आपको इंटरनली फैक्टर आपको जो है वो अफेक्ट कर रहे होंगे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो आपको अफेक्ट कर रहे होंगे आपकी प्रोडक्शन को। तो इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं? इंटरनल के लफ्ज़ से पता चल रहा है कि आप जो अंदर के मामलात हैं आपके प्रोडक्शन हाउस के, वो फैक्टर्स जो आपको इंटरनली जो है अफेक्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर, आपकी फर्म के बाहर जो मामला चल रहे हैं मार्केट वगैरह के, वो एक्सटर्नल जो है फैक्टर जो हैं वो आपकी प्रोडक्शन को जो है अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल को जो है आपकी प्रोडक्शन को जो है अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो देख लेते हैं हम क्या क्या फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं, अगर आप एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया कार प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल आप लोग कर रहे हैं, तो अगर आप परचेजिंग करेंगे, स्पेयर पार्ट्स आपको खरीदने हैं कार के बनाने के लिए जो भी सामान आपने खरीदना, अगर आप वो बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे तो आपको चीपर रेट में होलसेल से आप होलसेल रेट में मिलेगी, लेकिन वही आप एक दो लेते हैं तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप बल्क क्वांटिटी ले रहे हैं तो वही कॉस्ट आपको हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो है बात होती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, कि आप अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो आपको जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे जो है वो रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट के ज़रिए चलते हैं, ठीक है, हर चीज़ का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाते हैं, हर चीज़ की चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल अफेक्ट आ जाता है कि आप जो है अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, मार्केट को भी टच करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी कार जो है अभी न्यू इंट्रोड्यूस होने वाली है, क्या नहीं, तो आप सब चीज़ें देख के चल रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो कार आप प्रोड्यूस करें वो बेहतर से बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनली इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। फिर आप क्या चाहेंगे कि आप स्पेशलाइजेशन चाहेंगे, ठीक है, कि भाई आपकी जो है आप अगर
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कार, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए होंडा की, कि आप अगर ये कार प्रोड्यूस कर रहे हैं होंडा फॉर एग्जांपल कंपनी की, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर आपने बेस्ट क्वालिटी जो है लेके आने मार्केट में, आप चाहते हैं कि आपकी जो सेल ज़्यादा हो, तो आप हर डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज लोगों को हायर करेंगे, ठीक है, मतलब मार्केटिंग के लिए अलग, ठीक है, सेल्स मैनेजर अलग, ठीक है, कार कलर डिज़ाइनर अलग, ठीक है, इंजीनियर्स बेहतर से बेहतर आप हायर करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो कार और आपको प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प, ठीक है। ये जो होते हैं इंटरनली फैक्टर्स हैं, हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो हमारे इंटरनली होते हैं। अब एक्सटर्नली फैक्टर जो कौन से जो हमारे अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो ये होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल कि these refers to economies of scale enjoyed by an entire industry. For instance, suppose the government wants to increase steel production. ठीक है, अब ये जो होते हैं कि एक फर्म के अंदर की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल फर्म की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट चाहती है कि वो स्टील की प्रोडक्शन अपनी ज़्यादा कर दें, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सब फर्म्स को बोल दिया कि भाई जो ज़्यादा वर्कर जाएगा, ठीक है, 10,000 ज़्यादा वर्कर रखेगा, उसे जो है 20% जो है वो टैक्स ब्रेक मिलेगा, 20% उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस तरह क्या होगा, लोग जो है फर्म जिनके पास 10,000 से कम वर्कर थे वो हायर करना शुरू कर देंगे वर्कर, जब ज़्यादा वर्कर होंगे एक सर्टेन लिमिट तक, तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा काम होगा और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट की वजह से तमाम जो है जितनी भी फैक्ट्रीज थी स्टील बनाने वाली, उनको फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर आपको जो है वो अफेक्ट कर रहा है आपकी इंडस्ट्री को, ठीक है, आपकी एक छोटी सी फर्म को ओवरऑल जो है वो अफेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट का फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब देखें डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या हो गया, हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल से पढ़ लिया कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे एक सर्टेन लिमिट तक, तो हमारा जो है क्या होगा, कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन अब उसके डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल में क्या होता है, अगर आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगी आपके डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल आप कार प्रोड्यूस कर रहे हैं एक कराची में, आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, आपकी बहुत ज़्यादा सेल हुई कार की, तो आपने क्या किया, एक कराची में बिजनेस है, आपने एक अपनी फ्रेंचाइज है, आपने एक लाहौर में खोली, एक इस्लामाबाद में खोली। अब वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया कि आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रही फ्रेंचाइजीज आपस में, ठीक है, लेबर से कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं आपस में, ठीक है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे सारे काम को, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी आपकी, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम क्या देखते हैं, कंसीडर ग्राफ शोन अबव एनी इंक्रीज इन द आउटपुट बियॉन्ड Q2, यहाँ Q2 से अगर आप आगे जाते हैं, लीड्स टू अ राइज इन एवरेज, तो आपकी कॉस्ट देखें, ये कॉस्ट कर रहा है, ये कॉस्ट कर रहा है, तो आपकी कॉस्ट, ये पहले आपने कम प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, फिर आप जैसे जैसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे आपकी कॉस्ट कम हो गई, तो हर एक चीज़ का एक पॉइंट होता है। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी, आप पानी पी रहे हैं, आप 1 गिलास पिएंगे, 2 गिलास पिएंगे, 3 गिलास पिएंगे, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, आप उससे ज़्यादा, ऐसी बात है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आपने पानी का इंटेक कर लिया, तो आपको क्या होगी, वॉमिटिंग होगी, आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। इस तरह प्रोडक्शन में भी ये है कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आपने अगर प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो आपकी जो है कंपनी बेहतर के बजाय बदतर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप सर्टेन लिमिट, आपकी क्वालिटी गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और आप सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जो आपकी मार्केट वैल्यू गुडविल आपकी खराब मसला हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अगर Q2 से आगे जाते हैं तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक। A firm gets larger, they grow in complexity. Such firm need to balance the economies of scale against the diseconomies of scale. For instance, a firm might be able to implement certain economies of scale in its marketing division if it increases output. However, increasing output might result in this economies of scale in the firm's management division. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप एक सर्टेन लिमिट से अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपके जो है वो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो Q2 से अगर आप आगे जाएंगे तो आपकी कॉस्ट दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ से आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, एक मिनिमम पॉइंट आया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है, आउटपुट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, ठीक है। अब इससे आप आगे जाएंगे तो आपकी क्या होगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज, पर यूनिट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो
आपको प्रॉफिट होने की बजाय नुकसान होता है। ठीक है, तो ये था इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन अगर हो रही है, एक फर्म जो है अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। क्या कहते हैं, एक सर्टेन लेवल तक। उसके बाद आप देखें यहाँ से आपकी फिर जो है वो इंक्रीज हो रही है आपकी कॉस्ट। ठीक है, जो कि आपकी कार आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए फिजिबल नहीं है। तो वहीं पे बेस्ट प्रोड्यूस होता है जहाँ पे आपको कॉस्ट आपकी मिनिमाइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपकी मिनिमाइज होगी। उसके बाद आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको हायर कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, जो कि आपकी ये मसले का बायस करेंगे। ठीक है, ये है आपका ऑप्टिमल पॉइंट। इसके आगे आप जाते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए, कोई बात ऐसी है तो आप जो है कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। आई विल फैसिलिटेट यू। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे जो है कंप्लीट हुआ हमारा प्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में आपको मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।